अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का आज। तो हमने पहले पढ़ा था, इससे पहले फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर में हमने केमिकल रिएक्शन, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा और उसके बाद हमने पढ़ा केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन के बाद हमने केमिकल इक्वेशन के दो टाइप्स पढ़े, एक अनबैलेंस्ड और दूसरा बैलेंस्ड। और उसके बाद हमने पढ़ा कि केमिकल इक्वेशन को जरूरी बैलेंस करना पड़ता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि कौन से स्टेप्स है जिसके बदौलत हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर पाएंगे। क्या लिखा हमने क्वेश्चन, राइट डाउन द स्टेप्स फॉर बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। वो स्टेप्स लिखो जिससे आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। तो स्टेप्स लिखेंगे पहले कि कौन कौन सा स्टेप है। हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, उस मेथड को हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। बहुत सारे मेथड्स है लेकिन आज हम बात करेंगे किसकी, हिट एंड ट्रायल मेथड की। तो हम लिखेंगे द सिंपल इक्वेशन, the simple equation can be balanced, equation can be balanced by hit and trial method। ये एग्जाम में भी कभी क्वेश्चन आता है कि आप एक सिंपल इक्वेशन को कैसे बैलेंस कर सकते हो, हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस कर सकते हो। तो द स्टेप्स फॉलोड, मतलब कौन कौन सा स्टेप हमें फॉलो करना है। द स्टेप्स फॉलोड while balancing a chemical equation while balancing a chemical equation are given below, are given below। तो कौन कौन सा स्टेप है जिससे हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर पाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, देखो बेटा हम लिखेंगे अब स्टेप्स। तो पहला स्टेप क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप। पहला स्टेप है कि जो भी आपको केमिकल रिएक्शन दी होगी आप उसकी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख डालो। तो क्या है पहला स्टेप, स्टेप फर्स्ट है हमारे पास, स्टेप फर्स्ट राइट द करेक्ट unbalanced chemical equation। तो फर्स्ट स्टेप है आपको क्या लिखनी है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है कंटेनिंग, बस यहां तक काफी है, ठीक। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन जो आपके पास होगी आप पहले स्टेप में क्या करोगे, आप उसकी करेक्ट अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख डालोगे। जैसे हमारे पास एक मतलब कि रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे समझाऊंगा। मेरे पास केमिकल रिएक्शन दी है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन दी है। मुझे पता है फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या होता है, वाटर होता है, और ये देता है आपको क्या, C6H12O6 प्लस देता है O2, ठीक। ये आपको मिलता है किसमें, फोटोसिंथेसिस में। तो यहां पे सनलाइट, क्लोरोफिल, उसमें तो हमें नहीं जाना है बायोलॉजी में अभी। तो ये हमने लिखी क्या, एक अनबैलेंस्ड लिखी। देखो कार्बन यहां पे 6 है, यहां पे 1 है, तो हमने एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखी। नंबर सेकंड स्टेप, स्टार्ट विद द कंपाउंड। जिस कंपाउंड में सबसे ज्यादा होंगे नंबर, मतलब बड़ा कंपाउंड होगा, जो बड़ा कंपाउंड यहां पे कौन सा है, ग्लूकोज है बड़ा कंपाउंड, तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे बैलेंस करने के लिए। तो स्टेप सेकंड हम लिखेंगे स्टार्ट विद द कंपाउंड start with the compound that has the maximum atoms। आप उस कंपाउंड से शुरुआत करो जिस कंपाउंड में सबसे ज्यादा एटम्स होंगे, ठीक।
चाहे वो रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो। स्टेप थर्ड, ठीक, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे हम, पहले उन एलिमेंट्स को बैलेंस करो जो आपको एक बार नजर आते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल यहां पे कार्बन एक बार है, यहां पे भी कार्बन एक बार है, तो हम पहले इसी को करेंगे बैलेंस। मतलब उन एलिमेंट्स को बैलेंस करना है जो एक बार दिखते हैं। तो स्टेप थर्ड हम लिखेंगे। अभी मैं बाद में मैं दिखाऊंगा आपको बैलेंस कैसे करना है, तो अभी हम खाली स्टेप समझा रहे हैं आपको, ठीक। तो पहला स्टेप हमने बोला, आप किसी भी केमिकल रिएक्शन का, जो भी आपको केमिकल रिएक्शन दी होगी, आप उसकी क्या लिखोगे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। उसके बाद स्टेप सेकंड में क्या करोगे, आप उस कंपाउंड से स्टार्ट करोगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होंगे। ये इक्वेशन रिएक्टेंट्स में भी हो सकता है, ये कंपाउंड, या प्रोडक्ट साइड हो सकता है, ठीक। स्टेप थर्ड क्या करोगे, बैलेंस द एलिमेंट्स दैट अपीयर, balance the elements that appear only once on each side on each side of the arrow या इक्वेशन भी लिख सकते हैं ऑफ द एरो, ठीक। पहले हम उस एलिमेंट को बैलेंस करेंगे जो एक बार दिखता होगा ऑन ईच साइड ऑफ द एरो, मतलब इक्वेशन में जो एक बार नजर आता होगा, ठीक। उसके बाद हम उसको करेंगे जो दो बार होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्लूकोज में ऑक्सीजन 2 बार था, ठीक, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप नंबर थर्ड, 3 तो लिखे हमने। स्टेप फोर्थ स्टेप क्या है हमारे पास, उसके बाद क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में हम करेंगे एलिमेंट्री सबस्टेंस आर बैलेंस्ड एट द एंड। एलिमेंट्री substances are balanced at the end। लास्ट में आप बैलेंस किनको करोगे, एलिमेंट्री सबस्टेंसेस को। एलिमेंट्री मींस जो अलग होंगे, जैसे O2 ऑक्सीजन अलग पाया गया है, ठीक। जो भी इस केमिकल इक्वेशन में अलग होगा, अकेले होगा, उसको लास्ट में क्या करोगे, बैलेंस, ठीक। उसके बाद अगर फिर जरूरत पड़ेगी, 4 स्टेप्स तो काफी है, अगर फिर भी जरूरत पड़ेगी 5th स्टेप में होल इक्वेशन को फिर से एनालिसिस करेंगे, उसके बाद उसको बैलेंस करेंगे। मैं आपको एग्जांपल के जरिए सिखाऊंगा, इससे बेटर मेथड। ये तो स्टेप्स थे जो आपको याद रखने हैं एग्जाम ओरिएंटेड के लिए। लेकिन अब फॉर एग्जांपल हम एक इक्वेशन लेंगे फोटोसिंथेसिस, मतलब हमारे पास दी है एक इक्वेशन फोटोसिंथेसिस, ये हमारे पास इक्वेशन है। आप याद रखो, सबसे पहले अगर मेरे पास ये इक्वेशन है CO2 प्लस H2O gives C6H12O6 प्लस O2, ठीक, ये मेरे पास इक्वेशन दी है। तो मुझे इसको बैलेंस करना है, तो सबसे पहले बैलेंस करो मेटल को। किसको करो, ये आप याद रखो। उसके बाद बैलेंस करो नॉन मेटल को, उसके बाद बैलेंस करो हाइड्रोजन को, और उसके बाद लास्ट में बैलेंस करो ऑक्सीजन को। ये शॉर्टकट मेथड है आपको, जो आपको याद रखनी है कि सबसे पहले बैलेंस करेंगे मेटल को, उसके बाद नॉन मेटल को, उसके बाद हाइड्रोजन को, और उसके बाद लास्ट में किसको करेंगे, ऑक्सीजन को। तो यहां नजर मारेंगे इस इक्वेशन पे जो हमें बैलेंस करनी है। यहां पे है कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, यहां पे भी होगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। तो इसमें तो कोई मेटल नहीं है, तो सबसे पहले हम नॉन मेटल को करेंगे। नॉन मेटल कौन सा है इसमें, कार्बन देखो यहां पे 1 है, यहां पे कितने हैं, 6। तो हम इस कार्बन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि जितने इस साइड 6 है, इस साइड भी क्या बनने चाहे 6। आप बाकी ऑक्सीजन हाइड्रोजन है उसके साथ मत लेंगे, आप यहां पे 6 डाल देंगे। कोई भी डिजिट जो आप ऐड करोगे वो तो आप यहां पे डाल दोगे, यहां पे डाल दोगे, यहां पे डाल दोगे, या यहां पे। आप इक्वेशन मतलब कि किसी भी कंपाउंड के बीच में नहीं डाल सकते। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे बोलूंगा नहीं C6 ऐसे लिखूंगा, नहीं, ये तो कंपाउंड ही फिर अलग हो जाएगा, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड की फार्मूला है CO2, इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। अब देखो कार्बन 6 आ गए, ये कार्बन भी 6 है, हो गया ये। उसके बाद नॉन मेटल तो क्या, आप किसकी बारी है, हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन देखेंगे,
हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं 12। ठीक, तो यहां पे कौन सा नंबर डाले ताकि जो ये 12 बन जाएगा, ये है 2, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 12 बन जाए, 6 2 क्या हो गए 12, तो यहां पे भी 12, यहां पे भी 12 आ गया, हो गया हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन की बात है, ऑक्सीजन कितने हैं 6 प्लस 2 कितने हो गए 8, इस साइड तो 8 है, और इस साइड देखेंगे, इस साइड कितने हो गए 6 2 कितना हो गया 12, क्योंकि ये 6 जो है ये मल्टीप्लाई ये सी को भी है ऑक्सीजन को भी है, तो 6 2 12 प्लस ये 6 मल्टीप्लाई इस ऑक्सीजन को भी है और है 6, क्योंकि यहां पे 1 है, तो हो गया 6 12 प्लस 6 कितना हो गया 18, और यहां पे कितने हैं 8, तो अगर यहां पे 18 है यहां पे 8 है, तो यहां पे तो भी बहुत कम है ना, तो अगर मैं यहां पे कोई नंबर डालूंगा तो हाइड्रोजन पे भी असर पड़ेगा और कार्बन पे भी असर पड़ेगा, तो क्यों ना मैं इसके साथ छेड़छाड़ करूं इस ऑक्सीजन के साथ, यहां पे 6 है मुझे आने चाहे 18, क्योंकि यहां पे 18 है, तो अगर मैं यहां पे करूंगा मल्टीप्लाई 6 2 12 12 प्लस 6 18, आगे इस साइड भी 18, तो हो गई इक्वेशन बैलेंस। ठीक, जो मैंने स्टेप्स आपको अभी बोले पहले, स्टेप्स कौन कौन से है, वो स्टेप्स तो एग्जाम में लिखने पड़ते हैं कभी कि आप स्टेप्स बोलो कौन कौन सा फॉलो करना है। ठीक, आप ऐसे भी स्टेप्स लिख सकते हो कि हम सबसे पहले मेटल को बैलेंस करेंगे, उसके बाद हम नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, उसके बाद हाइड्रोजन, और लास्ट में किसको करेंगे ऑक्सीजन को बैलेंस। ठीक, तो हो गई ये वाली इक्वेशन बैलेंस। आया समझ में कैसे हम इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि हम इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे, आप हमारे चैनल में सब्सक्राइब करके कमेंट्स लिख सकते हो, कमेंट्स में बोल सकते हो कि सर हमें ये समझ में नहीं आया, तो हम आपको वहां पे फिर से इसका आंसर दे देंगे कि आपको क्या करना है। ठीक, या आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हो, हमारे उस जो हमारी चैनल है उसमें लिखे हैं नंबर्स, ठीक, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करके आप हमें कॉल भी कर सकते हो, और वहां पे भी बोल सकते हो कि कहां पे आपको कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन दूर हम जरूर कर देंगे आपके लिए। ठीक, अब इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ये तो हो गया बैलेंस। बैलेंस के लिए आप बहुत सारी एग्जांपल्स आपके टेक्स्ट बुक जो एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है या जो जेके बॉस की बुक है, आप उसे खोल के वहां पे बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे, उनको ट्राई करो घर में कि इनको कैसे सॉल्व करेंगे हम, कैसे हम बैलेंस करेंगे। आप उसको जब बैलेंस कर पाओगे, अगर कहीं दिक्कत होगी, किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आ जाएगी, आप हमें वो फोन पे या आप हमारे कमेंट्स में लिख के बोल सकते हो। दूसरे दिन हम क्लास में उसी के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको वो कंफ्यूजन दूर कर देंगे। ठीक, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब ये तो हमने पढ़ा, अब व्हाट इज आयनिक इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन तो हमने पढ़ा, अब आयनिक इक्वेशन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन, व्हाट इज आयनिक इक्वेशन, व्हाट इज आयनिक इक्वेशन। देखो बेटा, पहले आयन क्या होता है, ये आयन क्या है, एटम तो आपको पता है ना, एटम के बारे में आपको नॉलेज है कि एटम क्या है। ठीक, अब ये आयन क्या है, अगर मैं इस आयन को शॉर्ट टर्म में डिफाइन करूंगा, मैं इसको बोलूंगा सिंपली इट इज ए चार्ज्ड स्पीशी, चार्ज्ड स्पीशी, या चार्ज्ड एटम भी बोल सकता हूं इसको मैं, चार्ज्ड एटम। फॉर एग्जांपल मेरे पास है ऑक्सीजन O2, ये ऑक्सीजन है। ठीक, अगर मैं लिखूंगा ऐसे O2 डाई नेगेटिव, अभी ये जो ऑक्सीजन था O2, ये क्या था बेटा, ये एटम, मतलब कि नहीं, ये तो मैंने मॉलिक्यूल लिखा, मैं एटम की बात करूंगा। ठीक, एटम्स लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे हाइड्रोजन। ठीक, ये हाइड्रोजन मैंने लिखा, अगर मैं लिखूंगा ऐसे H+, या अगर मैं लिखूंगा ऐसे H-, तो जब मैंने इसमें चार्ज डाल दिया, प्लस हो या माइनस हो, चाहे प्लस डाल दो या माइनस डाल दो, जब भी किसी एटम में चार्ज आ जाएगा, उस एटम को हम क्या बोलते हैं, आयन। तो आयन क्या है, इट इज ए चार्ज्ड एटम, सिंपल टर्म्स में। अब अगर पॉजिटिव चार्ज होगी तो इसको हम बोलते हैं कैटायन, और अगर नेगेटिव चार्ज होगी तो उसको बोलते हैं एनायन। समझ में आया? ये तो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, आयन क्या होता है, कैटायन क्या होता है, और एनायन क्या होता है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज आयनिक इक्वेशन। तो सिंपल टर्म्स में वहां पे तो एटम्स थे या मॉलिक्यूल्स थे, अब अगर किसी इक्वेशन में क्या होंगे, आयन्स, उसको क्या बोलेंगे, आयनिक
इक्वेशन, हम क्या लिखेंगे, एन इक्वेशन which contains not only atoms and molecules, and अभी तक तो हमने इक्वेशन में क्या देखे, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब वो इक्वेशन जिसमें खाली एटम्स या मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे बट आल्सो कंटेन, अलबत्ता क्या होंगे उसमें, आयन्स भी होंगे, बट आल्सो कंटेन आयन्स, actually taking part in a reaction is called an ionic equation। उसी को क्या बोलते हैं हम, आयनिक इक्वेशन। सिंपल टर्म्स में जिसमें एटम्स या मॉलिक्यूल्स ही नहीं बल्कि कौन हिस्सा लेते होंगे, आयन्स हिस्सा लेते होंगे उस रिएक्शन में, ऐसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं, आयनिक इक्वेशन बोलते हैं। तो हो गया ये आयनिक इक्वेशन क्या होता है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है, हमने केमिकल रिएक्शन तो पढ़ा, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। अब केमिकल रिएक्शन के बहुत सारे टाइप्स है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन के टाइप्स। ठीक, हमारे पास जो ये केमिकल रिएक्शंस है ये बहुत सारी टाइप्स के हैं, मतलब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो ब्रॉडली स्पीकिंग अगर हम देखेंगे, नंबर फर्स्ट जो हमारे पास केमिकल है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद नंबर सेकंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। के बाद नंबर थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। के बाद नंबर फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद नंबर फिफ्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। उसके बाद नंबर 6 करेंगे, और कौन सी रिएक्शन है, ये भी हो गया ठीक, न्यूट्रलाइजेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट। हाँ, उसके बाद एक्सो एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक, ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो नंबर फर्स्ट को हम डिफाइन करेंगे कि पहली केमिकल ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। देखो बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है। हमारे पास है फॉर एग्जांपल कार्बन बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन जलता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। देखो बेटा, हमारे पास कार्बन ये जला ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और क्या बनाया, CO2। देखो ये कितने हो गए, दो सबस्टेंसेस या दो स्पीशीज आपस में कंबाइन हो गए, आपस में मिल गए और एक सिंगल स्पीशी बना दिया। जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स आपस में जुड़ जाएंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट बना देंगे, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, when two are more than two compounds, when two are more than two species
combine together to form a single product that is known as combination reaction. जब दो या दो से ज्यादा स्पीशीज या डिफरेंट एलिमेंट्स या एलिमेंट्स और कंपाउंड्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट और बनाएंगे खाली एक प्रोडक्ट बनाएंगे, ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आ गया ये समझ में? वैसे मैंने बोला भी, लिखने की तो जरूरत नहीं है यहां पे, ठीक। डेफिनेशन करेंगे, व्हेन टू और मोर देन टू स्पीशीज कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल तो मैंने लिख ली। अब नंबर 2 दूसरी क्या है हमारे पास? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नंबर 2 जो रिएक्शन है उसका नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो बेटा जी, मैं लिखूंगा ऐसे कि एक केमिकल इक्वेशन दिखाऊंगा यहां पे, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हम हीट अप कर देंगे। इसको क्या कर देंगे? हीट अप। जब हम इसको हीट दे देंगे तो ये टूट जाएगा, ये बनाएगा CaO प्लस CO2। ये था कैल्शियम कार्बोनेट और ये है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, और ये है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक बेटा, वो फार्मूलाज भी यहां से आपको याद रहेंगे, ठीक। अब देखो, हमने इसको हीटअप किया, ये हमारे पास एक सिंगल स्पीशी था, ठीक, एक सिंगल रिएक्टेंट था, तो ये टूट गया। कितने बनाए? 2 या 2 से ज्यादा भी कभी बना सकते हैं, तो यहां पे 2 बने। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक अपोजिट है। जब सिंगल प्रोडक्ट से, जब सिंगल रिएक्टेंट टूट जाएगा इनटू 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट्स, दैट इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब एक सबस्टेंस टूट जाएगा 2 या 2 से ज्यादा सबस्टेंसेस में, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो क्या बोलेंगे? व्हेन अ सिंगल सबस्टेंस या स्पीशीज ब्रोक्स डाउन इनटू या डिकम्पोजेस, ब्रोक्स डाउन के बजाय क्या लिखोगे आप? डिकम्पोजेस इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स, दैट इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आया ये समझ में? ओके, ठीक। तो आज के लेक्चर में इतना ही, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।